क्या बोलता है कि एवरी एक्शन, मतलब जितना आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट भी आपको उतना ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन कर रहे हैं, तो वो जो रिएक्शन करेगा ना वो आप पे करेगा। मतलब कि जब पैसेंजर कॉइन को फेंकता है जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक्सेलेरेटेड। अगर लिफ्ट एक्सेलेरेट करते हुए ऊपर जाती है तो हमारा वेट क्या होता है, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है। वायर टूट जाते हैं और वो लिफ्ट जब फ्री फॉल में नीचे आएगी तब वहां पे आपको वेट लेस महसूस है, बट स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप पूरे दिन दीवार पे फोर्स लगाते रहिए और दीवार वहीं के वहीं है, वो हमारा वर्क डन नहीं कराएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई cos 19 बराबर होता है, cos 90 बराबर होता है। हेलो एनर्जेटिक चैंपियन, तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस के क्लास 9th के साइंस, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका सेट 1 होने वाला है, इसके बाद सेट 2 सेट 3 भी आएगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फिजिक्स का टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, हाँ, लेकिन उसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चंस, आपको जो भी क्वेश्चन है वो सारे सारे क्वेश्चन लॉजिकल दिखेंगे, जो कि एग्जाम में आने की बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम अभी करने वाले हैं उसका जो एग्जाम्पल होगा उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप यहाँ पे बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कोई नॉर्मल वगैरह क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन जो सेट किया गया है वो बहुत अच्छे से, ये नहीं कि कहीं से भी ऐसा यूनिट उठा लिए सारा ऐसा यूनिट भर दे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी क्वेश्चन है वो लॉजिकल क्वेश्चन, जो बच्चे जिस क्वेश्चन से डरते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने लिया है, ये सेट 1 का। इसके पास आपका सेट 2 आएगा, तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, सेट 1 बोल रहा है, क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि ए पार्टिकल्स इज मूविंग इन ए सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आफ्टर हाफ अ सर्किल वुड बी। अब समझिए कि ये बोला है कि एक ये डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी ये सर्कल है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल्स मूव करता है सर्कुलर पार्ट में ऑफ रेडियस, इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो आर दिया हुआ है, ठीक है। और ये पूरा क्या होगा, डायमीटर, इसका रेडियस आर दिया हुआ है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट इसका हाफ लेता है यहां तक, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहां से यहां तक का बोल रहा है, कहने का मतलब ये एरिया सिर्फ बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इनिशियल पॉइंट इसका ये है और फाइनल पॉइंट इसका ये है, तो यहाँ ये दोनों का बीच का जो सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होगा यही है ना, यही तो सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ये इसका हाफ, ये आर है और ये भी आर, क्योंकि आपको पता है एक डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, तो रेडियस का 2 गुना, तो ये डायमीटर ही इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो 2r, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2r। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 2r। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता होगा कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का, अगर हम इसका ऐसा यूनिट का बात करें तो वो होता है मीटर, ठीक है। और क्वांटिटी की बात करें तो वो हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मीटर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, छोटी और स्मॉल एम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है, बट डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनका कहने का मतलब है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल रेशियो क्या होता है। आपको पता होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा या तो डिस्टेंस का इक्वल होगा, डिस्टेंस का इक्वल होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्टेंस से छोटा होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो या तो डिस्टेंस से इक्वल होगा या तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, या तो डिस्टेंस छोट बड़ा होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से, कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो हमेशा होगा इक्वल और लेस देन 1,
क्योंकि इक्वल या तो डिस्टेंस वन 1 मीटर से छोटा मतलब डिस्टेंस से छोटा या फिर डिस्टेंस के बराबर। ऑलवेज मोर देन वन नहीं, कभी भी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता। ऑलवेज इक्वल टू वन, ऑलवेज हमेशा वन नहीं होगा, कभी बड़ा भी सॉरी कभी छोटा भी हो सकता है। ऑलवेज लेस देन वन, हमेशा छोटा नहीं होगा, कभी इक्वल भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द टू फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन कमिंग इनटू प्ले व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट दीज फोर्सेस। अब देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता होगा कि क्या बोलता है कि एवरी एक्शन मतलब जितना आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट भी आपको उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। अगर आप किसी चीज पे जितना फोर्स लगाएगा वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स आप पे लगाएगी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है, इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को। तो यहाँ पे बोल रहा है, बट एक चीज यहाँ पे याद रखेगा कि जब न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ना, वो बोलता है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन एक्शन कर रहे हैं तो वो जो रिएक्शन करेगा ना वो आप पे करेगा। मतलब कि आप जिस पे एक्शन कर रहे हैं, आप अगर मान के चलिए आप दीवार पे, तो दीवार अलग ऑब्जेक्ट है और वो दीवार जो है आप पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, आप अलग। मतलब एक्शन दीवार पे हो रहा है और रिएक्शन आपके ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो वही बोला है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द टू फोर्सेस, दो फोर्स को एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन आप पे हो रहा है, सॉरी एक्शन आप दीवार पे लगा रहे हैं और रिएक्शन आपके ऊपर हो रहा है। तो कमिंग इनटू द प्ले व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट इच फोर्सेस एक्ट ऑन आइदर बॉडी और नॉर्मल इच अदर, नहीं अलग एक दूसरे से नहीं होता, हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, सेम बॉडी पे अगर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अगर सेम बॉडी पे लगेगा, मान के चलिए कि यहाँ पे हम खड़े हैं और मेरे को एक हाथ से 5 न्यूटन से कोई और खींच रहा है और दूसरा 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो सेम बॉडी दोनों फोर्स मेरे पे लग रहा है, मतलब बॉडी सेम ही है लेकिन अलग दोनों फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि दोनों अलग अलग बॉडी होगा। फोर्स हम किस पे लगा रहे हैं, दीवार पे, और फोर्स दीवार मेरे पे, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग बॉडी है, तभी वहां कैंसिल आउट नहीं होता है। तो ये हो जाएगा ऑलवेज ऑन द डिफरेंट बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोला है इफ द स्पीड ऑफ अ कार बिकम 0 in 2 सेकेंड इट्स एक्सेलेरेशन विल बी। अब देखिए कोई एक्सेलेरेशन आपको पता होगा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, विद टाइम, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन बोलते हैं। अब बोला है कि वो पहले कुछ एक्सेलेरेट होगी, कुछ भी होगी, और धीरे वो बिकम जीरो हो जाता है, तुरंत जीरो हो जाता है कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। तो अब वो जब जीरो हुआ तो मतलब जीरो हुआ, रुक गया, रेस्ट में हो गया। तो जब रेस्ट हुआ तो एक्सेलेरेशन बढ़ेगा या घटेगा, अगर बढ़ती तो वो और स्पीड होती, बट वो जीरो हो गया मतलब एक्सेलेरेशन कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर एक्सेलेरेशन डिक्रीज हुआ तो वो एक्सेलेरेशन किस चीज में हो गया, निगेटिव में। और निगेटिव एक्सेलेरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज बेस्ड ऑन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज बेस्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जितने भी एग्जांपल है, जितने भी एग्जांपल वो सारे के सारे एग्जांपल न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड होते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, और न्यूटन के सेकंड लॉ को आप लोग लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। और इसको एक्शन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के जितने भी एग्जांपल है, इसके जितने भी एग्जांपल, वो सारे के सारे एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी होते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कंपेयर टू अर्थ इज।
अब देखिए, मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कहीं पे भी जाइए, चाहे वो मून पे जाइए, दूसरे प्लेनेट पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मास जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मास हमेशा सेम होता है, चाहे वो आप मून पे हो या कोई भी अदर प्लेनेट पे हो, मास हमेशा आपका चेंज होगा। जो आपका मास अर्थ पे है वही मून पे होगा, वही जुपिटर, वही मार्स, जो भी है मार्स वगैरह, जो भी है जहां पे भी जाइएगा सब पे मास आपका सेम होगा, पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ मून, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बड़े सेम। ऑब्जेक्ट मून पे भी वही होगा, अर्थ पे भी वही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेम। वेट जो होता है वेट कम होता है। ठीक है, अगर आप अर्थ के सरफेस पे जाइएगा तो वेट, सरफेस से ऊपर जाइएगा तो वेट आपका कम होगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक्सेलरेट जी, स्मॉल जी का क्या होता है, कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अ पैसेंजर इज इन अ मूविंग ट्रेन, टॉयस ए कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, दिस मीन्स दैट मोशन ऑफ ट्रेन इज। कहने का मतलब है कि एक चलती ट्रेन पे, मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन पे एक पैसेंजर एक कॉइन को उछालता है, और वो जो कॉइन होता है वो पैसेंजर के पीछे गिरती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन, किसके वजह से वो चीज हो रहा है, एक्सलेटेड के अलोंग सर्कुलर ट्रैक के कारण, या यूनिफॉर्म के कारण, या फिर रिएक्टेड के कारण। अब समझिए, कॉइन वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको हम आपको समझाते हैं कि जब पैसेंजर कॉइन को फेंकता है तो कॉइन और पैसेंजर जब नहीं फेंकता है, अगर यूनिफॉर्म में होता, अगर ट्रेन यूनिफॉर्म में होता तो जो कॉइन फेंका गया वो कॉइन जो है वो पैसेंजर के हाथ में ही आती। बिकॉज जो लॉ ऑफ इनर्शिया में आपने देखा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा ये बोलता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में तो मोशन में रहना चाहिए। तो अगर जो ट्रेन और पैसेंजर, ट्रेन का जो मतलब ट्रेन का जो स्पीड है और पैसेंजर का जो स्पीड है, दोनों का मोशन सेम है, तो कॉइन जो फेंकती अगर यूनिफॉर्म में होती तो कॉइन उसी के हाथ में वापस आके गिरती। बट ट्रेन जो है टाइम के साथ एक्सलेट किया, अगर टाइम के साथ वो एक्सलेट कर रहा है तो पैसेंजर और ट्रेन दोनों आगे बढ़ गई, दोनों का स्पीड, बट वो जो कॉइन एयर में गई है, हवा में गई है, उसका स्पीड तो वो पुराने वाले स्पीड पे ही था, क्योंकि जब ट्रेन से वो उसका कनेक्ट खत्म हुआ तो वो जो स्पीड है, मतलब वो जो कॉइन का स्पीड है वो पुराने वाले स्पीड में रह गया। तो यहाँ पे जो, इसलिए वो क्या होता है, उसके पैसेंजर के पीछे गिर जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अगर एक्सलेटेड ट्रेन एक्सलेटेड हो रही है तो टाइम के साथ ट्रेन आगे बढ़ जाएगी और कॉइन जो क्या होगा, पीछे की ओर जाएगा। बट अगर सर्कुलर पार्ट में ट्रैक में होता तो ये जो कॉइन है उसके साइड में गिरता, कॉइन है पैसेंजर के साइड में गिरता। अगर यूनिफॉर्म में होता तो कॉइन पैसेंजर के पास ही गिरता, पास में ही उसके हाथ में ही वापस से आ जाता है। अगर रिटार्टेड क्या होता है, अगर ट्रेन स्लो हो जाती है, मतलब अगर कॉइन फेंकने के बाद ट्रेन का एक्सीलरेटेड अगर कम होता है, मतलब निगेटिव में होता है, और निगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, वही यहाँ पे रिटार्टेड लिखा हुआ है। अगर ट्रेन रिटार्टेड में होती तो ये जो होता है पैसेंजर के आगे गिरती। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो आगे में होगा, बट अगर बिहाइंड मतलब पीछे उसका गिरा हुआ है तो वो एक्सलेटेड, ट्रेन क्या हो रही है, एक्सलेटेड हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बराबर होता है क्या, पहले ये समझिए। मोमेंटम किसको बोलते हैं, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। और मास का क्या होता है, एसआई यूनिट केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। और ये, और यहाँ पे देखिए न्यूटन पर सेकंड, ये भी मोमेंटम का ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ अगर मोमेंटम बोले तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी। तो मास का क्या होता है ऐसा यूनिट केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड, ये भी सही है, और न्यूटन पर सेकंड ये भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि एक गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन ए
scale in a lift, the scale will read the maximum weight when the lift. अब देखिए लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आप समझिए। पहले देखिए, अगर लिफ्ट एक्सलेट करते हुए ऊपर जा रही है, एक्सलेट करते हुए ऊपर जाएगी, तो आपका जो वेट होगा वो आपको वेट थोड़ा वेट आपका बढ़ेगा, मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका वेट ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। अगर लिफ्ट अगर लिफ्ट एक्सलेट करते हुए नीचे आ रही है, एक्सलेट करते हुए नीचे आ रही है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो वेट है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर लिफ्ट फ्री फॉल, मान लीजिए कि लिफ्ट का वायर टूट गया, और वायर जब टूटेगा तो वो लिफ्ट फ्री फॉल में नीचे आएगी। जब लिफ्ट फ्री फॉल में नीचे आएगी, तो आपका जो वेट होगा उम, वो आपको वेट लेस महसूस होगा, वेट लेस महसूस होगा। कहने का मतलब है, अगर लिफ्ट एक्सलेट करते हुए ऊपर जाती है तो हमारा वेट क्या होता है, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम बढ़ रहा है। अगर लिफ्ट एक्सलेट करते हुए नीचे आती है, एक्सलेट करते हुए नीचे आएगी, तो आपका वेट आपको कम होते हुए महसूस होगा। बट अगर मान लीजिए कि आप लिफ्ट में है और लिफ्ट का वायर अचानक से टूट गया, अब जब लिफ्ट का वायर अचानक से टूट जाएगा, तो वो फ्री फॉल में गिरेगा। अगर फ्री फॉल में गिरेगा, तो आपको अपना वेट लॉस लेस लगेगा, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आपका कुछ वेट है। तो वहां उस कंडीशन में आपका वेट जो है वो वेट लॉस, सॉरी वेट लेस लगेगा, ठीक है। अब पानी पिएगा? नहीं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पहला नंबर है एक्सलेटेड अपवर्ड, अगर अपवर्ड ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, अगर ऊपर की ओर जा रही है तो आपका वेट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मूव अप विथ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका वेट क्या है, नहीं है, जो है नॉर्मल उसी टाइप का नॉर्मल रहेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक्सलेटेड डाउनवर्ड, अगर एक्सलेट करते हुए नीचे की ओर आ रही है, तो आपको वेट जो है वो आपको कम महसूस होगा, ठीक है। और अगर मूव डाउन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस कंडीशन में भी आपका नॉर्मल वेट रहेगा, ठीक है, नॉर्मल। और इस कंडीशन में भी आपका वेट क्या आपको महसूस होगा, नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो क्या, कि अगर लिफ्ट एक्सलेट करते हुए ऊपर की ओर जाती है तो हमारा वेट आपको बढ़ते हुए महसूस होगी। अगर लिफ्ट एक्सलेट करते हुए नीचे की ओर आती है तो आपको अपना वेट घटता हुआ महसूस होगा। और अगर वेट लिफ्ट का वायर टूट जाते हैं और वो लिफ्ट जब फ्री फॉल में नीचे आएगी, तब वहां पे आपको वेट लेस महसूस होगा। बात समझ में आई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दिस मींस द कार इज इन। कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ठीक है, और ये आपका टाइम है सेकंड में, और ये आपका दिया हुआ है क्या, स्पीड, ठीक है, ये मीटर में हो जाएगा आपका स्पीड। अब बोल रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ में कार इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मान लीजिए ये आपका एक, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि कार जो है वो टाइम के पैरेलल है, यहाँ पे है, ठीक है।
तो टाइम के पैरेलल। तो आप अगर ग्राफ देखें तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, बट टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रही। टाइम के साथ स्पीड क्या बढ़ रही है, नहीं, स्पीड यहाँ पे अभी भी 2 मीटर पर सेकंड था, 2 मीटर, अब फिर यहाँ पे भी 2 मीटर ही है, और यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड ही है। तो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, बट टाइम क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रही है, बट स्पीड नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब बताए यहाँ पे क्या होगा, स्पीड अगर रेस्ट, रेस्ट तो नहीं हो सकता, क्यों, अगर रेस्ट, रेस्ट तभी होता जब ऑब्जेक्ट कार यहाँ पे होता, और यहाँ पे अगर टाइम बढ़ता, तो ये चीज क्या होगी, एक ग्राफ में क्या होता है, रेस्ट में होता, बट रेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है नन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी नहीं होगा। नन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो स्पीड बढ़ती, स्पीड क्या होती, बढ़ती। बट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका यूनिफॉर्म मोशन, यस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म मोशन में था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड तो बढ़ रही है, बट टाइम, सॉरी, टाइम तो बढ़ रही है, बट स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। पहले भी स्पीड यहीं पे थी और अभी भी यहीं पे है, तो 2 मीटर से ही चल रही है, बट टाइम क्या हो रहा है, अपने हिसाब के टाइम अपने साथ साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, रेस्ट में तब होता जब यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, कार यहाँ पे होती, और यहाँ से अगर बढ़ती, टाइम बढ़ रहा है बट कार यहीं पे रहती, तब क्या होता, रेस्ट में होता। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग ए बाइसिकल इट ग्रेडली स्लो डाउन, दिस इज ड्यू टू। अगर आप साइकिल साइकिल चलाते होंगे, तो जब आप पैडलिंग करना बंद कर देते हैं, तो साइकिल धीरे धीरे क्या हो जाती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है। तो ये क्यों होता है, अब समझिए। जब साइकिल, एक टाइम के बाद जब आप साइकिल पैडलिंग करना छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और फ्रिक्शन फोर्स होने के कारण वो क्या होती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन, मोशन के अगेंस्ट वो काम करता है फ्रिक्शन फोर्स, जिसके कारण साइकिल आफ्टर सम टाइम क्या होती है, रुक जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ इट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब समझिए, इनका कहने का मतलब है कि जब एक कारपेट पे आप स्टिक वगैरह से पीटते हैं, तो उसमें जो डस्ट वगैरह होती है वो अलग हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। अब समझिए, आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है कि जो जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में 3 टाइप्स होते हैं, लॉ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहिए। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज जब करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करते होंगे, तो आप क्या हो जाता है, आपका सर बाहर हो जाता है। अगर आप इस तरह से टर्न मारते होंगे तो आपका सर क्या हो जाता है, बाहर हो जाती है। तो वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब कारपेट पे आप स्टिक से बीट करते हैं, तो उसका डस्ट क्या होती है, अलग हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। अब समझिए, जब कारपेट रेस्ट में था, तो रेस्ट में जब कारपेट था तो उस पे जो डस्ट वगैरह थी वो भी क्या थी, रेस्ट में थी। अब जब रेस्ट में है, और अब जब ऑब्जेक्ट पे जब बीट करिएगा, तो क्या हो जाएगी, कारपेट तो मोशन में हो जाएगी, बट वो जो डस्ट है वो रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रहना चाहेगी, जिसके कारण क्या होता है, वो अलग हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एक्शन रिएक्शन, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ, मतलब इसका जो भी एग्जांपल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो एग्जांपल, वो सारे एग्जांपल न्यूटन के थर्ड लॉ का भी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है द एरिया अंडर द एन एक्सलेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट।
एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सेलेरेशन कौन देगा, वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड वाला को, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ये भी रिप्रेजेंट करेगा स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी भी नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो जब भी करेगा चेंज इन वेलोसिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी नहीं करता एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को, डिस्टेंस किसको करता है, स्पीड टाइम ग्राफ को, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम स्पीड टाइम ग्राफ को, और वेलो सिर्फ और सिर्फ अगर वेलोसिटी बोले तो वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को नहीं करता है, चेंज इन वेलोसिटी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन वेलोसिटी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि अ गोलकीपर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, दिस इनेबल हिम टू। अब देखिए, इनका कहने का मतलब है कि जो गोलकीपर होता है वो कैच लेने टाइम अपना हाथ को पीछे की ओर खींचता है, ये ऐसा वो ऐसा क्यों करते हैं। तो अब समझिए, जो गोलकीपर होते हैं वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अगर आपको पता होगा कि अगर टाइम बढ़ती है, टाइम अगर बढ़ेगी तो फोर्स क्या होता है, कम होता है, जब टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम लगता है। तो यहाँ पे बोला है कि एग्जैक्ट लार्ज फोर्स, नहीं वो फोर्स क्यों बढ़ाना चाहेगा, सॉरी, हाँ वो इससे फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा वो क्यों करेगा। कीप द बॉल, ये कोई रीजन नहीं है, ठीक है, कीप द बॉल इन हैंड्स ये कोई रीजन नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन बोला है इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नहीं, इससे क्या होगा, वो इंक्रीज क्यों करेगा। अब नेक्स्ट बोला है रेड्यूस द फोर्स, हाँ फोर्स को कम करना है एक्सट्रैक्टेड बाय द बॉल, जो बॉल से मिल रहे, तो ऑप्शन नंबर डी, फोर्स क्या करना चाहता है, वो रिड्यूस करना चाहता है, इससे क्या होता है, फोर्स कम होती है, ठीक है। उस पे जो हाथ पे जो फोर्स पहले लगना था, जब पहले मान लीजिए वो 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, बॉल जब वो डायरेक्ट यहाँ पे अगर डायरेक्ट वो पकड़ेगी तो 10 न्यूटन का, जब वो पीछे की ओर लेती है तो टाइम बढ़ता है, और टाइम बढ़ने पे फोर्स क्या होता है, कम होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज ऑफ दिस रीजन गोलकीपर्स क्या करते हैं, अपने बॉल को, बॉल कैच लेने के टाइम वो हाथ को पीछे खींचते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन। अब यहाँ पे वर्क क्या होता है वो समझिए, फिजिक्स में वर्क होता है, फिजिक्स में हम वर्क उसको बोलते हैं जब जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं और उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो, वही वर्क कहलाएगा। वर्क तभी होगा जब हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं और दीवार जब डिस्प्लेसमेंट होगी तभी वो फोर्स कहलाएगी, सॉरी वर्क कहलाएगी। अगर हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं और दीवार वहीं पे है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वो वर्क डन नहीं कहलाएगा इन फिजिक्स में। आप पूरे दिन दीवार पे फोर्स लगाते रहिए और दीवार वहीं के वहीं है, वो हमारा वर्क डन नहीं कहलाएगा। फिजिक्स में वर्क डन उसी को बोलते हैं जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। और तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो ये होता है वर्क का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो अब समझिए, जब हम क्या बोले, वर्क डन फिजिक्स में उसी को बोलेंगे जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। अब पहला पहला ऑप्शन बोला है कि ए गार्डनर पुशिंग ए लॉन, ये नहीं, ये जिधर फोर्स, इधर फोर्स जब कर रहा है, जिधर फोर्स लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, जिसके कारण ये वर्क डन जीरो, ये कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, ये रीजन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये गार्डनर जब किसी को पुश कर रहा है तो वो उस तरफ डिस्प्लेस भी हो रहा है, जिसके कारण ये वर्क डन नहीं कहलाएगा, सॉरी जीरो वर्क डन नहीं कहलाएगा, ये वर्क डन है, ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर बोला ए कुली कैरिंग, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर बोला ए बॉल फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, अब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, अब ग्रेविटेशन फोर्स उसको अपने तरफ खींच रहा है, मतलब फोर्स नीचे लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, नीचे हो रही है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रही है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो रही है तो ये भी क्या होगा, वर्क डन होगा, ये भी
वर्क डन होगा, जीरो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन होगा। ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। फिर बोला ए पर्सन क्लाइंबिंग स्टेयर्स। अब ये बोल रहा है कि स्टेयर्स को खींच रहा है, और जिधर खींच रहा है स्टेयर्स उधर ही आ रही है, मतलब फोर्स जिधर लगा रही है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, तो ये भी जीरो वर्क डन ही कहलाएगा। ये वर्क डन है, ये भी वर्क डन, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ वर्क हुआ, इसमें भी वर्क हुआ और इसमें वर्क। अब हम ये देखते हैं, ये बोला कि ए कुली कैरिंग ए लोड हिज हैड वर्किंग हॉरिजॉन्टली। अब ये इस तरह से कुली यहाँ पे लगा रही है, मतलब फोर्स वो किधर लगा रही है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में है। अगर आप ऐसे समझिएगा कि कुली जो है, कुली जो है फोर्स इधर लगा रही है, सॉरी फोर्स इधर लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। कहने का मतलब है फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो आपका बन रहा है टोटल 90 डिग्री का। अब हम देखते हैं वर्क पर आवर फॉर्मूला क्या था। वर्क इक्वल टू फॉर्मूला हमारा था फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स जो भी है कुछ भी है, फोर्स मान लीजिए यहाँ से लगा रही है 12 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर का। यहाँ पे फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर, और मल्टीप्लाई कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 × 5 × कॉस 19 बराबर होता है, cos 90 बराबर होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी जीरो होगा, क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री बराबर होता है जीरो। तो अगर किसी चीज को सारे में जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो यहाँ से हमको ये मिला कि अगर परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तब वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अ कूली कैरिंग ए लोड, मतलब फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, और 90 डिग्री के डायरेक्शन में है, तो वो वर्क डन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हो गया वो जीरो वर्क डन। बाकी जितने एग्जाम्पल थे वो सारे वर्क डन के थे, वो सारे कुछ ना कुछ वर्क डन फिजिक्स में हो रहा था। हालांकि ये भी वर्क हो रहा है बट फिजिक्स में नहीं, अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में जानेंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा, मतलब ये वर्क डन नहीं होगा, जीरो वर्क डन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और रियल लाइफ में तो वही सबसे बड़ा वर्क डन था। अब क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज्ड इन सोनार हैव फ्रीक्वेंसी। अब समझिए, इंसान का जो ऑडिबल रेंज होता है, सुनने का जो रेंज होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच। इसके जो बीच का होता है वो होता है हमारा ऑडिबल रेंज होता है सुनने का, वुमेन का। तो अब इससे जो कम होगा बिलो, इससे जो कम होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा तो वो इंफ्रासोनिक कहलाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज्ड इन सोनार, सोनार में जो अल्ट्रासोनिक वेव यूज होगा वो कितना होना चाहिए, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा, तभी उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एवर्ब। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, बिटवीन इसके बीच में ऑडिबल साउंड होता है, और ये एग्जैक्टली 10,000 है, तो ये भी ऑडिबल ऑडिबल साउंड है इंस्ट्रूमेंट्स का, बट बिलो द इससे इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और ये इसको हम लोग बोल देंगे अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या, फोर्स ग्रेविटी जो होता है हमेशा नीचे की ओर खींचता है, अर्थ की ओर खींचता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो टू द हाईएस्ट पॉइंट, ये गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग एज द गोस ऑफ, ये भी खराब। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यस। अगर ऊपर की ओर जा रहा है
अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके नीचे की ओर खींचेगा, तो अपोजिट हुआ ना। फोर्स ऊपर लग रहा है बट ग्रेविटेशन फोर्स नीचे, सॉरी ये ग्रेविटेशन फोर्स नीचे खींच रही है, तो क्या हो जाएगा, मोशन ऊपर हो रही है बट फोर्स नीचे हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि एन एको इज हियर ओनली इफ डिस्टेंस फ्रॉम रिफ्लेक्टर। अब समझिए एको क्या होता है। एको होता है जब आप कहीं पे, कोई हॉल हो गया, बड़ा सा हॉल हो गया, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी आपका जो आपके अंदर से जो साउंड निकल रही है, साउंड और कोई ऑब्जेक्ट जी, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो दीवार हो, अ, पहाड़ हो या फिर कुछ भी हो, तो आवाज आपकी जो साउंड हो रही है वो वाइब्रेट करके, मतलब जो सामने है ऑब्जेक्ट है उससे वापस टकरा के आती है, उसको हम एको। लेकिन हाँ, जो रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है और आपके बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 17.2 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर। और जो सेकंड की बात करें तो 0.1 सेकंड से कम 0.1 सेकंड से ज्यादा होगी, तभी क्या होगी, वो आपको एको सुनाई देगी। ठीक है, और आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 17.2 मीटर का, तभी आपको एको सुनाई देगी। तो यहाँ पे राइट है एटलीस्ट 10 मीटर। इसमें एको सुनाई देगी, बिल्कुल नहीं देगी। 30, हाँ इसमें देगी बट बहुत ज्यादा है, वो लिस्ट पूछ रहा है। अगर लिस्ट पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, 100 मीटर पे भी एको सुनाई देगी बट यहाँ पे लिस्ट होने के कारण ये सिर्फ और सिर्फ 17 मीटर आंसर हो जाएगा। 10 मीटर पे तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 19 बोला एन इंजन इज डज 54,000 ऑफ जूल ऑफ वर्क इन 1 मिनट, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। अगर हम वर्क का एसआई यूनिट का बात करें, इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, सॉरी पावर का वाट, वर्क का जूल, और टाइम का आपको पता है सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या होगा, तो पावर हम निकाल लीजिए। वर्क बराबर आपका क्या दिया हुआ है, 54,000, और टाइम बराबर दिया हुआ है 1 मिनट। इसको अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करिएगा तो हो जाएगा आपका 60, काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 900 वाट। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 900 वाट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ एन ऑब्जेक्ट इज submerged in a fluid the beyond force depends on, ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे ये डिपेंड करता है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इस पे भी डिपेंड नहीं करता। डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं। बियॉन्ड फोर्स बोलता है कि ये जितना डिस्प्लेस करेगा, जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, वो फोर्स पानी भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगी। तो ये जितना इसका डेंसिटी जितना डिस्प्लेस करेगा उतना फोर्स उसके ऊपर लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं कल सेट 2 में। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, एवं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।